बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र जिनका भी सब्जेक्ट है उनको आज की ये क्लास ज़रूर से देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस क्लास में आप देखने जा रहे हैं जितने भी यूनिट हैं आपके समाज शास्त्र में उन सभी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को आज की इस क्लास में देखेंगे। और ये सभी जो टॉपिक जितने भी बताए जाते हैं इनको आपको ज़रूर से पढ़ लेना है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर से देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर में आपको सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और चेंज यानी भारतीय समाज का जो भी संरचना है, संगठन है और इसमें जो भी परिवर्तन हो रहे हैं इसके बारे में पढ़ना होता है। तो देखते हैं जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी यूनिट के। तो भारतीय समाज में टाइटल कोर्स का यही दिया गया है और यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर्स को देखने जा रहे हैं और जितने भी शॉर्ट लॉन्ग जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सभी को देखेंगे। और यहाँ पे जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स लिखने होते हैं 200 शब्द में और लॉन्ग के 500 शब्दों में। तो किस तरह से आपको आंसर लिखना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है जो कि लॉन्ग में पूछा जाता है ज़्यादातर ये प्रश्न, और किस तरह से आपको आंसर लिखना है ये भी ध्यान देते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें कि पूछा गया है भारतीय समाज की संरचना और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले देखेंगे भारतीय समाज की जो भी संरचना है, किस तरह से भारतीय समाज बना हुआ है, इसकी संरचना और फिर उसके बाद इनकी विशेषताओं को। तो चलिए ध्यान से देखिए किस तरह से आंसर आपको लिखना है। सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना होता है। प्रस्तावना का अर्थ होता है परिचय। जो भी टॉपिक प्रश्न में पूछा गया है उसका आप सबसे पहले परिचय लिखेंगे। परिचय में जैसे कि संरचना के बारे में पूछा गया है ना कि भारतीय समाज की संरचना, तो किस तरह से इसका परिचय लिखना है इसका उत्तर देखिए। उत्तर, भारतीय समाज विश्व के सबसे प्राचीन और जटिल समाजों में से एक है। यानी जो भारतीय समाज है ये विश्व के जितने भी समाज हैं सब में ये प्राचीन है और जटिल समाज के अंतर्गत आता है। इसकी संरचना जो है अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक तत्वों से मिलकर बनी हुई है। यानी भारतीय समाज की जो संरचना है अनेक तत्वों से मिलकर बनी है और भारत में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ एकता और सामंजस्य देखने को मिलता है। यानी भारत में अलग अलग संस्कृति होने के बावजूद भी हमें भारत में एकता देखने को मिलती है लोगों में। तो इस तरह से आपको परिचय लिखना होता है। जो भी प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय समाज क्या है, ये जो है प्राचीन और जटिल समाज है और इसकी संरचना सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तत्वों से मिलकर बनी है। 2 लाइन हो गई। तीसरी लाइन में आपको ये लिख देना है कि भारत में चूँकि अलग अलग जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं फिर भी यहाँ हमें एकता और सामंजस्य देखने को मिलता है। इस तरह से परिचय लिखने के बाद आगे देखेंगे कि भारतीय समाज की संरचना क्या है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसा कि परिचय में ही आपने देखा था उसमें बताया गया था कि भारत जो है अनेक तत्वों से मिलकर बना है ना। तो भारतीय समाज जो है कई सामाजिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं से मिलकर बना है। भारत में कई संस्थाएं हैं और कई व्यवस्थाएं हैं जिनकी वजह से इसकी संरचना बनी है। सबसे पहले आते हैं जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था क्या होता है और भारत में इन्हीं सभी संस्थाओं से मिलकर भारत की संरचना बनी हुई है। पहला आता है जाति व्यवस्था। तो भारतीय समाज में जो जाति है वो एक महत्वपूर्ण सामाजिक संरचना रही हैं। जाति जो है वो समाज की संरचना है। जातियों के माध्यम से ही हमारा समाज बना है। इसमें क्या है, समाज को कई जातियों में विभाजित किया गया है और जिनके आगे नियम और परंपराएं होती हैं। तो इस तरह से जाति जो है महत्वपूर्ण संस्था है सामाजिक और इससे ही भारतीय समाज की इससे संरचना बनती है। और जाति में क्या होता है कि समाज को अनेक जातियों में विभाजित किया गया है और हर जाति के कुछ अलग अलग नियम होते हैं। अब दूसरा जो है टॉपिक जिसमें कि परिवार संस्था के बारे में पढ़ना है। जाति के बाद परिवार क्या होता है, तो ये सभी इन सभी से मिलकर भारतीय समाज की संरचना बनी हुई है। जाति से, परिवार से, धर्म से। परिवार संस्था क्या है, परिवार सबके समाज की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है और भारत में विशेष रूप से संयुक्त परिवार प्रणाली का महत्व रहा है।
यानी जो जॉइंट फैमिली होती है जिसमें कई पीढ़ियां रहती हैं, तो उन सभी पीढ़ियों का भारत में महत्व है। और इसके बाद जो तीसरा तत्व आता है जिनसे भारतीय समाज की संरचना मिलकर बनी है, वो है धर्म। धर्म क्या है कि भारतीय समाज के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है धर्म। और यहाँ जो है भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि विभिन्न धर्मों के लोग जो हैं रहते हैं भारत में। और तो इस तरह से भारतीय समाज की संरचना इन सभी तत्वों से मिलकर बनी है। 4th नंबर पर आता है ग्रामीण और शहरी समाज, यानी गांव और शहर। तो भारतीय समाज के 2 प्रमुख प्रकार हैं, गांव और समाज। ग्रामीण समाज और शहरी समाज, ये 2 प्रमुख समाज हैं। और इन दोनों ही समाजों में जीवन शैली और आर्थिक गतिविधियां अलग अलग होती हैं। गांव की जीवन शैली अलग होगी, जो कि ज़्यादातर प्रकृति पर निर्भर होगी। शहर की जो है वो आर्थिक गतिविधियां अलग ही होंगी, जो कि औद्योगिकीकरण पर ज़्यादातर निर्भर रहता है। तो ये सभी भारतीय समाज की संरचनाएं हो गई, यानी किस तरह से जो है भारतीय समाज जो है बना है। और तो संरचनाओं में आपने देखा कि भारतीय समाज जो है ग्रामीण शहरी समाज से मिलकर बना है, और जाति धर्म से मिलकर बना है, परिवार से मिलकर बना है। तो इन्हीं तत्वों से मिलकर हमारे भारतीय समाज की संरचना जो है तैयार हुई है। और इसके बाद जो अगला टॉपिक क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। जो भारत का समाज है इसमें क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली विशेषता है भारतीय समाज की कि इसमें विविधता में एकता है। पहली विशेषता है कि भारतीय समाज में अनेक विविधताएं होने के बावजूद भी यहाँ में एकता देखने को मिलती है। यहाँ पर अनेक भाषा के लोग, अनेक धर्म, अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन लोगों में जो है एकता पाई जाती है। तो ये पहली विशेषता हो गई भारतीय समाज की। इसी के साथ ही दूसरी विशेषता यह है भारतीय समाज की कि यहाँ परिवार का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। भारतीय समाज में परिवार को जो है सामाजिक जीवन का आधार माना जाता है। परिवार से ही जो है एक समाज की शुरुआत होती है। तीसरे नंबर पर आता है आर्थिक आस्था। भारत के लोगों में जो है धार्मिक आस्था बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। सभी जातियां अपने अपने धर्मों से जुड़ी होती हैं, और धर्म और धार्मिक परंपराओं का समाज में विशेष महत्व होता है। यानी जो अलग अलग धर्म है भारतीय समाज में, इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और ये भारतीय समाज की विशेषता हैं। इसी के साथ ही परंपराओं का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। भारतीय समाज में रीति रिवाज, परंपराएं सामाजिक जीवन को प्रभावित करती हैं। भारतीय समाज में जितने भी रीति रिवाज हैं, और ये सभी भारतीय समाज की विशेषताएं हैं, और ये लोगों के जीवन से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। भारत के लोग परंपराओं को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं, तो ये भारत की एक विशेषता है। इस तरह से सबसे लास्ट में भारतीय समाज की एक विशेषता और दी गई है 5वें नंबर पर, जो कि है सामाजिक स्थिरीकरण। यानी भारतीय समाज में जाति और वर्ग के आधार पर सामाजिक स्थिरीकरण पाया जाता है। यानी लोग बटे हुए हैं जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, तो इसे यही कहलाता है सामाजिक स्थिरीकरण। इस तरह से ये 5 जो हैं विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं भारतीय समाज की, कि यहाँ पर लोग जो हैं बटे हुए हैं जाति धर्म में। यहाँ पर परंपराओं और धर्मों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, परिवार का महत्व है, और यहाँ पर विविधता में भी एकता पाई जाती है। अब आगे निष्कर्ष में आपको लिख देना होगा कि इस प्रकार भारतीय समाज की संरचना विविध तत्वों से मिलकर बनी है। विभिन्न धर्म, भाषा और संस्कृतियों के लोग मिलकर इस समाज को समृद्ध और मजबूत बनाते हैं। तो इस तरह से आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर दूसरा है जिसमें कि भारतीय समाज में एकता और विविधता की व्याख्या कीजिए। यानी भारतीय जो समाज है इसमें किस तरह से विविधता के बाद भी एकता पाई जाती है, यही आपको बताना है। इसके आंसर को देखते हैं। तो भारत में अक्सर विविधता में एकता का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति और परंपराओं के लोग रहते हैं, फिर भी उनमें एकता और भाईचारा बना रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में विविधता के बाद भी एकता। तो सबसे पहले तो आपको इसकी विविधताओं के बारे में लिखना होगा कि भारतीय समाज में जो विविधताएं हैं वो कैसी हैं। तो भारतीय समाज की जो विविधताएं हैं वो इस प्रकार हैं कि यहाँ पे सबसे पहले भाषाई विविधता देखने को मिलती है।
भारत में सैकड़ों भाषाएं हैं और बोलियां बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु आदि। तो ये अलग अलग भाषाएं हैं भारत में। इसी के साथ ही धार्मिक विविधता देखने को मिलती है कि जिसमें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म के लोग जो हैं रहते हैं। पहला बोली में देखा आपने विविधता पाई गई, उसके बाद धर्म में विशेषताएं हैं, साथ ही सांस्कृतिक विविधताएं भी है कि भारत में जो है विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति है, जैसे कि अलग अलग पहनावा है, अलग अलग भोजन है, तो ये अलग अलग संस्कृति है। इसी के साथ ही भौगोलिक विविधता देखने को मिलती है। भारत में पर्वत, मैदान, रेगिस्तान और समुद्र सभी प्रकार की भौगोलिक स्थितियां पाई जाती हैं। तो इस तरह से विविधताएं हैं ये भारत देश। लेकिन इन सभी के बावजूद जो भारत में एकता देखने को मिलती है, भारतीय समाज में जो एकता है उसके बारे में यहाँ पे उसके कारण दिए गए हैं कि विविधताओं के बावजूद भी भारत में एकता बनी रहती है। इसके प्रमुख कारण इस तरह से हैं। इसी तरह से हेडिंग वाइज आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की क्लासेस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, तो ज़रूर से चेक करें। और पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी ज़रूर से कमेंट किया करें। आइए देखते हैं अब क्या है भारतीय समाज की एकता का प्रमुख कारण। सबसे पहला कारण है कि राष्ट्रीय भावना। भारत के लोग अपने देश के प्रति प्रेम और सम्मान रखते हैं, जिससे क्या होता है कि राष्ट्रीय भावना जो है लोगों में बनी हुई है। और संविधान इसकी दूसरी विशेषता एकता का कारण है कि भारतीय संविधान जो है वो सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त करता है। जितने भी लोग हैं भारत में सभी को समान अधिकार देता है भारतीय संविधान। तो पहला तो हो गया कि राष्ट्रीय भावना के कारण लोगों में एकता देखने को मिलती है, चूँकि लोग जो है अपने देश के प्रति प्रेम और सम्मान रखते हैं, राष्ट्रीयता की भावना पाई जाती है। इसी के साथ ही त्यौहार जो है भारत में लोग एक दूसरे के त्योहारों में भाग लेते हैं, जिससे कि भाईचारा बढ़ता है। और शिक्षा और आधुनिक संचार के माध्यम से लोग एक दूसरे के करीब आए हैं। तो ये सभी है भारतीय समाज में जो भी एकता है उसके प्रमुख कारण। आगे देखिए निष्कर्ष में कि इस प्रकार भारत में अनेक विविधताएं होने के बावजूद भी लोगों में एकता बनी रहती है, और यह भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और प्रश्न है कि ग्रामीण समाज क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रामीण समाज क्या होता है। देखते हैं इसके आंसर को। चूँकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको 200 शब्दों में ही देना है, जिसमें पूछा है ग्रामीण समाज। और ग्रामीण समाज जो है उस समाज को कहा जाता है जहां लोग जो है मुख्य रूप से गांव में रहते हैं और उनका जो जीवन है वो प्रकृति तथा कृषि पर आधारित होता है। तो ये गांव के लोगों की विशेषताएं हैं कि वो लोग ज़्यादातर प्रकृति पर निर्भर रहते हैं और उनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो कृषि है। तो ये है ग्रामीण समाज। इसके बाद जो भी ग्रामीण समाज की विशेषताएं हैं इस तरह से यहाँ दी गई हैं कि ग्रामीण समाज जो होता है वह मुख्यतः कृषि पर आधारित होता है, कृषि उसका मुख्य व्यवसाय होता है। तो गांव समाज के जो अधिकांश लोग हैं वो खेती पशुपालन से जुड़े होते हैं और इन्हीं से जो है अपना दिन रोजगार जो कह लीजिए इनका मुख्य रोजगार यही है और इसी से अपनी आजीविका चलाते हैं। तो पहली विशेषता है कि गांव के लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, कृषि इनका व्यवसाय है। इसी के साथ ही ग्रामीण जीवन की दूसरी विशेषता यह है कि इनका जीवन जो है वो सरल होता है, सरल जीवन शैली, यानी गांव में लोगों का जीवन जो है सरल और पारंपरिक होता है। ज़्यादातर ये लोग जो भी पुरानी परंपराएं हैं इनको फॉलो करते हुए एक सरल जीवन जीते हैं। तीसरी विशेषता है गांव की कि यहाँ पर मजबूत सामाजिक संबंध होते हैं। गांव के जो लोग होते हैं वह आपस में सहयोग और भाईचारा अधिक होता है इन लोगों के बीच में, और इससे क्या होता है कि इनके सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। अगली विशेषता है 4th नंबर पर कि परंपराओं का महत्व देखने को मिलता है। ग्रामीण समाज में परंपराओं और रीति रिवाज का विशेष महत्व होता है। गांव में जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो भी परंपराएं और जो भी व्रत त्यौहार हैं, इनको बहुत अच्छे से महत्व देकर मनाया जाता है और परंपराओं को फॉलो किया जाता है।
और गांव की सबसे लास्ट विशेषता यहाँ पे दी गई है कि गांव में संयुक्त परिवार प्रणाली जो है अधिक पाए जाते हैं। गांव में संयुक्त परिवार अधिक पाए जाते हैं, जिसमें कि कोई भी बच्चा हो गया, उसके माता पिता, दादी दादा, चाचा चाची, ये सभी मिलकर ही क्या निर्माण होता है, इनसे ही संयुक्त परिवार का। तो ये कुल मिला के 5 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं गांव की। तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहला है इसकी विशेषता कि कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है, साथ ही सरल जीवन होता है, मजबूत सामाजिक संबंध होते हैं, परंपराओं का बहुत ही अधिक महत्व होता है और संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं गांव में। इस तरह से निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि ग्रामीण समाज जो है भारतीय समाज का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो कि कृषि, परंपराओं और सामूहिक जीवन पर आधारित होता है। आगे देखते हैं यूनिट नंबर 2 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन में ये ज़्यादातर पूछा जाता है, जो कि 500 शब्दों में जिसका उत्तर आपको देना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से आपको आंसर लिखना होगा और क्या है भारतीय समाज के अध्ययन में इंडोलॉजिकल थॉट क्या होता है, यानी इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण क्या है। तो सबसे पहले सरल शब्दों में कहें तो इंडोलॉजिकल जो दृष्टिकोण होता है, यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें हम भारतीय समाज को धार्मिक रूप से, या कह लीजिए भारत के जो पुराने ग्रंथ हैं उसके आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन करते हैं और भारत के विषय में जानते हैं। तो देखते हैं क्या होता है इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण। तो सबसे पहले आपको परिचय लिखना होता है। कोई भी आंसर आप लिख रहे हो लॉन्ग, यानी प्रस्तावना लिखना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है आंसर देने की। तो उत्तर देखते हैं। उत्तर: भारतीय समाज के अध्ययन के लिए समाजशास्त्रियों ने विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रयोग किया है। यानी जो भारतीय समाज है इसको अगर हमें जानना है तो उसके लिए अनेक दृष्टिकोण बनाए गए हैं, जिससे हम भारतीय समाज का अध्ययन कर सकें। और इन्हीं में से एक दृष्टिकोण आता है इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण। इंडोलॉजिकल जो दृष्टिकोण होता है यह महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यह दृष्टिकोण जो है भारतीय समाज को उसकी परंपराओं, धर्म ग्रंथों, सांस्कृतिक विरासत के आधार पर समझने का प्रयास करता है। कुल मिलाकर अगर आसान शब्दों में कहें तो इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है भारतीय समाज को अध्ययन करने का। और इस दृष्टिकोण में हम जो भारत के परंपराएं जो भारत की रही हैं और भारत के जो भी धर्म ग्रंथ रहे हैं, जैसे कि रामायण हो गए, महाभारत, ये सभी धर्म ग्रंथ हैं भारत के। इसी के साथ ही जो भारत में सांस्कृतिक विरासत रही है, जैसे कि हमारे व्रत त्यौहार, ये सभी परंपराओं से चले आ रहे हैं। और हमारी जो भी संस्कृतियाँ चली आ रही हैं ना, समाज के मूल्य हो गए, हमारा पहनावा ओढ़ावा, बोली भाषा, ये सभी हमारी संस्कृति में आते हैं, त्यौहार वगैरह हो गए। तो इंडोलॉजिकल जो दृष्टिकोण है इसमें हम इन्हीं के आधार पर, परंपरा, धर्म के आधार पर ही हम भारतीय समाज को समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हमारा भारतीय समाज पहले था और किस तरह से ये विकास कर रहा है। आगे आंसर में देखेंगे कि इंडोलॉजिकल जो दृष्टिकोण है इसका क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहली हेडिंग आपको परिचय लिखना होता है, प्रस्तावना। उसके बाद आपको लिखना होता है जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था इंडोलॉजिकल थॉट दृष्टिकोण के बारे में। तो देख लेते हैं क्या होता है इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण। इसका अर्थ होता है, इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण एक पद्धति है जिसके माध्यम से भारतीय समाज का अध्ययन हम करते हैं। प्राचीन ग्रंथों, धार्मिक साहित्य एवं ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण के माध्यम से समाज का हम अध्ययन प्राचीन ग्रंथ, धार्मिक साहित्य और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर करते हैं। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स दिए गए हैं इन्हीं को याद रखिए, इन्हीं से आप आंसर बना के लिख सकते हैं। या तो नोट डाउन कर सकते हैं, वरना PDF आपको चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे दिया गया है कीवर्ड, यानी प्राचीन ग्रंथ हो गए, धार्मिक साहित्य और ऐतिहासिक दस्तावेज, यही होता है। दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय समाज की संरचना, इसकी परंपराओं को समझने के लिए, यानी भारतीय समाज की जो भी संरचना रही है और जो भी परंपरा रही है, इसको समझने के लिए हमें जो भी वेद हैं, जो भी उपनिषद हैं, रामायण, महाभारत और जितने भी धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण में
हम भारतीय समाज को अगर हमें समझना है तो इसके लिए हमें जो भी वेद है, उपनिषद, रामायण, इन सभी को पढ़ना होगा। अब देखिए जो इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण की विशेषताएं होती हैं, तो इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि इसमें क्या होता है, जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं हमारे, उन पर आधारित होता है इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण। यानी इस दृष्टिकोण में भारतीय समाज को समझने के लिए प्राचीन जितने भी धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं इनका सहारा लिया जाता है, और इन्हीं धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन हम करते हैं, जिसमें कि भारतीय समाज के बारे में लिखा गया है, और हम इन्हीं से भारतीय समाज को समझ पाते हैं। तो पहला दिया गया है प्राचीन ग्रंथों पर आधारित होता है इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण। तो पहली विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता में दिया गया है कि संस्कृति और परंपराओं का महत्व। जो इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण है, इसमें जो हम भी हमारी संस्कृति रही है, हमारी जो भी परंपराएं रही हैं भारतीय समाज की, इसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। इस दृष्टिकोण में भारतीय संस्कृति और भारत के जो भी धर्म हैं और यहाँ की जो भी परंपराएं हैं, इसको समाज के अध्ययन का मुख्य आधार माना गया है। यानी अगर हमें भारतीय समाज को समझना है तो इसके लिए हमें भारतीय संस्कृति को, भारत के धर्म को और इनकी परंपराओं को, इन सभी का अध्ययन करना होगा, इन सभी के बारे में जानना होगा, तभी हम भारतीय समाज को जान सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दूसरी विशेषता है कि यह जो दृष्टिकोण है, यह संस्कृति और परंपराओं का इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और तीसरी इसकी विशेषता है कि विद्वानों का योगदान। इस दृष्टिकोण के विकास में जीएस घुरे, लुई घुरमोट आदि समाजशास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण है, इसके जो प्रमुख विद्वान हैं यहाँ पर इस तरह से दिए गए हैं। अब देख लेते हैं इस दृष्टिकोण का महत्व क्या है। तो इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण जो है भारतीय समाज की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने में आवश्यक है। यानी जो हमारे भारत का इतिहास रहा है और जो भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है, यानी हमारी संस्कृति किस तरह से अब जो है विकसित होकर ऐसी है, ये पहले कैसी थी, इन सभी को हम समझ सकते हैं इस दृष्टिकोण के माध्यम से। और इसका इसीलिए महत्व है, और इससे जितनी भी समाज की परंपरा है और मूल्य हैं, इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इन सभी के माध्यम से हम भारतीय समाज की परंपरा और मूल्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था पहला, ये दृष्टिकोण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय समाज को समझने में। और निष्कर्ष में आपको यही लिख देना होगा कि इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण जो है भारतीय समाज के अध्ययन की एक महत्वपूर्ण पद्धति है, जो कि समाज की सांस्कृतिक ऐतिहासिक जड़ों को समझने में सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 4 की सांस्कृतिक विविधता क्या है? ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है अगली यूनिट का, यूनिट नंबर 3 का। तो देखते हैं क्या होता है सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है कि किसी समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं, पहनावे और जीवन शैलियों का होना। जैसे भारतीय ही समाज है तो इसमें क्या है कि अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग पहनावा है और जीवन शैली है। इसी को कहा जाता है सांस्कृतिक विविधता। भारत जो है वो सांस्कृतिक विविधता का सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ जो है विभिन्न राज्यों में अलग अलग संस्कृतियाँ और परंपराएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण में जैसे देखिए भारतीय सांस्कृतिक विविधता के उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि भारत में भाषा की जो विविधताएं हैं, तो भारत में कई भाषा बोली जाती है, जैसे कि हिंदी, तमिल, मराठी, बंगाली, ये सभी अनेक अलग अलग भाषाएं हैं। तो पहली सांस्कृतिक विविधता तो ये हो गई। अब सांस्कृतिक विविधता में एक और आता है पहनावा और भोजन। हर राज्य का अलग अलग पहनावा है और भोजन है भारत में। तो यहाँ पे सांस्कृतिक विविधता के अंतर्गत ये भी आता है। साथ ही त्यौहार और परंपराएं, भारत में विभिन्न धर्म और संस्कृतियों का अलग अलग त्यौहार है, अलग अलग धर्म है। कला और संगीत में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। भारत में कई प्रकार की कला, नृत्य और संगीत की परंपराएं हैं। यानी यहाँ पे भारत में जो हैं हर राज्य में कह लीजिए अलग अलग कलाएं देखने को मिलती हैं, नृत्य, संगीत, सभी कुछ अलग अलग देखने को मिलते हैं।
इस तरह से निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक विविधता जो है भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जो कि समाज को समृद्ध और आकर्षक बनाती है। यानी सांस्कृतिक विविधता से ही समाज जो है समृद्ध बना है हमारा और बहुत ही आकर्षक है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि जनजातीय क्या है प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, क्योंकि आपका जो यूनिट है उसमें टोटल आपको जनजातियों के बारे में ही पढ़ना है और इन्हीं से संबंधित प्रश्न जो ज़्यादातर आते हैं उन सभी के आंसर को समझेंगे। तो सबसे पहले तो जनजातीय का अर्थ देखेंगे कि जनजातियाँ होती क्या हैं। तो जनजातीय जो है ऐसे लोगों का समूह है, यानी ऐसे लोग मिलकर समूह बनाते हैं जो कि एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं और जिनकी अपनी अलग अलग संस्कृति, भाषा और परंपरा और जीवन शैली होती है। कुल मिलाकर जनजातीय लोगों का समूह ही है जो कि एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं और ये ज़्यादातर पहाड़ी और वन के क्षेत्रों में रहते हैं और इनके जो है अलग संस्कृति, भाषा और परंपराएं, जीवन शैली होती है, जो भी जनजातीय समुदाय हैं। और भारत में कई जनजातीय समुदाय पाए जाते हैं, जैसे कि भील, संथाल, गूंड एंड नागा। ये सभी भारत के कुछ जनजातियों के नाम हैं। अब जो भी जनजातियाँ हैं इनकी क्या विशेषता है, तो भारत में जो भी जनजातीय समुदाय है इनकी क्या विशेषताएं होती है, ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो जनजातियों का सामान्य क्षेत्र होता है, यानी जनजातियां सामान्यतः एक ही भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं और समान संस्कृति, यानी इनकी अपनी विशेष संस्कृति और परंपराएं होती हैं। इसी के साथ ही अगली विशेषता है कि सरल जीवन शैली होती है। इनके जनजातीय जो है समाज जीवन प्रकृति के बहुत करीब होता है। इनका जीवन जो है प्रकृति के बहुत ही करीब है। ये अपनी रोजी रोटी, मतलब रोटी क्या, ये इनका खान पान भी थोड़ा अलग ही होता है प्रकृति पर, चूँकि ये निर्भर होते हैं तो जानवरों से, या फिर कह लीजिए जो भी पेड़ पौधे हैं इन्हीं से अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं। और इनकी जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं, यानी किस तरह से ये जो है अपना पालन पोषण करते हैं, तो ये जनजातियां जो है शिकार करके या संग्रह करके या फिर कृषि पर निर्भर रहती हैं। तो इस तरह से जनजातियों की कुछ विशेषताएं हैं: आर्थिक गतिविधियां, सरल जीवन, समान संस्कृति और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। और निष्कर्ष में क्या है कि इस प्रकार जनजातियां जो है भारत का महत्वपूर्ण भाग हैं, जिनकी अपनी एक अलग पहचान और संस्कृति होती है। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का वर्णन कीजिए। जो भारतीय समाज है इसमें जाति व्यवस्था जो है इसके बारे में आपको बताना होगा, ये किस तरह से है जाति व्यवस्था। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़्यादातर आपके एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिला है और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या होता है जाति व्यवस्था। तो भारतीय समाज के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं में एक है जाति व्यवस्था। जैसा कि कोर्स के टाइटल में ही आपने पढ़ा था कि आपको भारतीय समाज की जो भी संरचना है, जो भी संगठन है, तो संगठन जो है संस्थाओं से बनता है, तो उसी में आती है एक जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें कि समाज को कई जातियों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक जाति के अपने नियम, परंपराएं और सामाजिक स्थिति होती है। भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं और इन सभी के अपने अपने नियम, परंपरा, त्यौहार ये सभी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आप परिचय दे देंगे कि जाति व्यवस्था है क्या, और साथ ही ये जो जाति होते हैं इनके अलग अलग परंपरा होती हैं, अलग अलग नियम होते हैं। अब देखिए जाति व्यवस्था का क्या अर्थ है। कभी कभी इसकी परिभाषा भी पूछ लिया जाता है, अर्थ तो आपको इतना ही लिखना है, ध्यान से समझ लीजिए। तो जाति व्यवस्था एक ऐसी सामाजिक प्रणाली है कुल मिलाकर जिसमें व्यक्ति का सामाजिक स्थान उसके जन्म के आधार पर निर्धारित होता है। जाति व्यवस्था में जो व्यक्ति होते हैं उनका यानी जाति का निर्धारण किस तरह से होता है, यानी व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा उसी के आधार पर उसकी जाति जो है रहती है और जन्म के आधार पर ही जातियां बटी हुई हैं। तो इस तरह से इसका अर्थ है कि जाति व्यवस्था क्या है। इस व्यवस्था में लोग अलग अलग जातियों में विभाजित किया जाता है और
जाति व्यवस्था में लोग जो है अलग अलग जातियों में बटे होते हैं और प्रत्येक जाति समाज में एक निश्चित स्थान होता है। हर जाति का समाज में अलग अलग स्थान है। और इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहला होता है कि जन्म पद आधारित जाति में व्यक्ति जो है वो जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाती है कि किस व्यक्ति की क्या जाति है। इसी के साथ ही सामाजिक स्तरीकरण, समाज में जो जाति हैं वो अलग अलग स्तरों में बटे हुए हैं, यानी जाति व्यवस्था में समाज जो है कई स्तरों में विभाजित है। हर जाति का अपना अलग अलग स्तर है। साथ ही जाति क्या होता है, जाति में विवाह के नियम, जाति की एक विशेषता है कि इसमें विवाह के नियम देखने को मिलते हैं, यानी प्रत्येक जाति के लोग समानतः अपने ही जाति में विवाह करते हैं और जिसे एंडोगैमी कहते हैं। तो ये जो है नियम, विवाह का नियम जो है ये जाति व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। इसी के साथ ही जो जाति व्यवस्था है इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें पारंपरिक व्यवसाय देखने को मिलते हैं। हालांकि पहले के समय में ये जो पारंपरिक व्यवसाय है यानी हर जाति का अपना एक एक अलग व्यवसाय होता था, तो ये सभी चीज़ें ज़्यादातर पहले फॉलो होती थी। लेकिन आज के समय में क्या है, शिक्षा की वजह से हर एक जाति जो है जिसकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो वैसा कार्य कर सकता है। और पहले के समय में क्या होता था कि जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता था, यानी प्रत्येक जाति के लिए अलग अलग काम बटे होते थे। अगली विशेषता है जाति व्यवस्था की कि इसमें जो है सामाजिक नियंत्रण बना रहता है, यानी जाति व्यवस्था में समाज के जो भी नियम हैं, जो भी परंपरा है, इसको बनाए रखने में सहायता मिलती है जाति व्यवस्था से। और अब यहाँ पे जाति व्यवस्था की समस्याएं दिया गया है कि जो जाति व्यवस्था है इसकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो पहली समस्या है कि सामाजिक असमानता देखने को मिलती है। जाति व्यवस्था के कारण लोगों में जो है असमानता फैल रही है, छुआछूत की समस्या देखने को मिलती है जाति की वजह से, और सामाजिक भेदभाव किया जाता है लोगों में। लेकिन इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत के संविधान में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसी के साथ ही निष्कर्ष आ चुका है कि सबसे लास्ट में आपको आंसर के निष्कर्ष लिखना है कि इस प्रकार जाति व्यवस्था जो है भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था रही है, जिसने समाज की संरचना और संगठन को लंबे समय तक प्रभावित किया है। यानी जो जाति व्यवस्था है ये समाज की संरचना को और इसके संगठन को प्रभावित करती है, इसलिए समाजशास्त्र में हम जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। आगे देखिए अगला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में जो कि प्रश्न आता है, संयुक्त परिवार प्रणाली की क्या विशेषताएं होती हैं। संयुक्त परिवार क्या होता है और इसकी विशेषता क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं क्या होता है संयुक्त परिवार। उत्तर सबसे पहले परिचय देखना होगा आपको, इंट्रो लिखना होता है, कोई भी आंसर लिखें। तो देख लेते हैं संयुक्त परिवार क्या होता है। भारतीय समाज में परिवार को सामाजिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। जो भारतीय समाज है वो परिवार से ही मिलकर बना हुआ है, यानी अनेक परिवार जब जुड़ते हैं तभी तो हमारा समाज जो है बनेगा। तो समाज की सबसे छोटी इकाई जो है और सबसे महत्वपूर्ण इकाई वो परिवार है। और पारंपरिक रूप से भारत में जो है संयुक्त परिवार प्रणाली का विशेष महत्व रहा है, यानी भारत में जो संयुक्त परिवार यानी जो जॉइंट फैमिली होती है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। परंपराओं से भारत में ऐसे परिवार को ज़्यादा महत्व दिया जाता है जहाँ पे जॉइंट फैमिली होती है, संयुक्त परिवार होते हैं, यानी एक पीढ़ी से अधिक लोग जहाँ पे साथ साथ रहते हैं। तो ये तो हो गया संयुक्त परिवार का क्या नहीं, ये इंट्रो आपको लिख देना होगा, फिर उसके बाद आपको अर्थ लिखना होगा, जिससे कि वर्ड लिमिट जो है पूरी हो, शब्द सीमा, तभी पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। तो अब देख लेते हैं संयुक्त परिवार का अर्थ क्या होता है। संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जिसमें एक ही परिवार की कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं और सभी सदस्य जो है मिलकर जीवन व्यतीत करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, और सभी लोग जो है आपस में साथ रहकर एक ही, जिस घर में एक ही रसोई घर हो, एक ही पूजा घर होता है और एक से अधिक पीढ़ी के लोग साथ साथ रहते हैं, तो वही होता है संयुक्त परिवार, और ये इसका अर्थ है। सबसे आसान परिभाषा है। और इसी के बाद देख लीजिए जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि संयुक्त परिवार की क्या प्रमुख विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता यह होती है कि संयुक्त परिवार में बड़ी सदस्य संख्या होती है, यानी संयुक्त परिवार में कई लोग रहते हैं। संयुक्त परिवार में कई सदस्य जैसे कि दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे,
तो ऐसे परिवार जो होते हैं उनको कहा जाता है संयुक्त परिवार। सबसे पहली विशेषता है कि इसमें बड़ी सदस्य संख्या होती है। और दूसरी विशेषता है संयुक्त परिवार की कि इसमें सामूहिक जीवन देखने को मिलता है, यानी सभी सदस्य जो है मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं संयुक्त परिवार में। साथ ही संयुक्त संपत्ति भी देखने को मिलती है। परिवार की सदस्य जो होते हैं उन सभी की साझा संपत्ति होती है, यानी सभी सदस्य जो हैं वो परिवार में जो भी उनका अधिकार है वो समान होता है और जो भी संपत्तियां हैं उनमें बंटवारा नहीं किया गया रहता है और समान रूप से सभी का अधिकार रहता है। तो ये 3 मुख्य विशेषता हैं कि संयुक्त परिवार, सामूहिक जीवन होता है लोगों में और बड़ी सदस्य संख्या, ये सभी संयुक्त परिवार की विशेषता है। और इसको याद भी आप बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। जैसे कि संयुक्त है, सा से स्टार्टिंग हो रही है संयुक्त की, तो सदस्य बड़ी सदस्य संख्या, इसमें भी सा आपको दिखे, तो ये एक ट्रिक है, इसमें भी सा आपको देखने को मिल रहा है। तो जो लेटर हेडिंग है, शब्द जो है उनके शब्दों की स्टार्टिंग सा शब्द से हो रही है ना, सा से। तो इस तरह से सा से आप ट्रिक बना के इसको याद भी कर सकते हैं कि इसमें सामूहिक जीवन, बड़ी सदस्यता और संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी विशेषताएं दी गई हैं संयुक्त परिवार की, जैसे कि संयुक्त परिवार में परिवार का एक मुखिया होता है। संयुक्त परिवार में एक मुखिया होता है जो कि परिवार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। और जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं संयुक्त परिवार में वो ज़्यादातर परिवार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं और जितने भी छोटे उनसे लोग हैं वो सभी उनके बातों का पालन करते हैं। और साथ ही सामाजिक सुरक्षा रहती है एक संयुक्त परिवार में, सभी सदस्यों को सुरक्षा और सहयोग मिलता है। इसके बाद जो भी संयुक्त परिवार का महत्व होता है, यानी क्यों आवश्यक होता है संयुक्त परिवार, ये भी देखें। ये भी क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसका महत्व ये होता है कि इसमें बच्चों का पालन पोषण में सहायता मिलती है और बुजुर्गों का भी देखभाल हो जाता है और इसी के साथ ही आर्थिक सहयोग भी रहता है लोगों में। और इसी के साथ ही सबसे लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है कि संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा रही है जिसने सामाजिक एकता और सहयोग को बहुत ही ज़्यादा मजबूत किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सामाजिक वर्ग क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामाजिक वर्ग को समझिए। सामाजिक वर्ग समाज का वह समूह होता है जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति, शिक्षा, पेशा और जीवन स्तर लगभग समान होता है। यानी सामाजिक वर्गों में हम अलग अलग लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटते हैं और समाज में लोगों की आय, शिक्षा और पेशे के आधार पर विभिन्न वर्ग बन जाते हैं। कुल मिलाकर समाज में जो वर्ग है वह आर्थिक स्थिति, शिक्षा, पेशा और जीवन के आधार पर बांटा जाता है और ये कई प्रकार का हो सकता है। जैसे कि एक पहला होता है उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में वो लोग आते हैं जिनके पास अधिक धन और संसाधन होते हैं। मध्यम वर्ग में वो लोग आएंगे। मध्यम वर्ग में वो लोग आते हैं जिसमें कि शिक्षक हो गया एंड कर्मचारी कोई भी और छोटा व्यापारी आदि, ये सभी मध्यम वर्ग हैं। और निम्न वर्ग में वो लोग आते हैं जिनकी आय कम होती है और वे सामान्य जीवन जीते हैं। तो ये इस तरह से 3 जो है बटे हुए हैं वर्ग। इन्हीं के आधार पर समाज में जो है वर्ग बटा हुआ है। समाज में आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर बनने वाला समूह ही सामाजिक वर्ग कहलाता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8, जिसमें कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या का वर्णन कीजिए। भारत में जो जनसंख्या है इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है और यह एक समस्या है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए देखते हैं प्रस्तावना। तो सबसे पहले लिखेंगे कि जनसंख्या किसी भी देश के विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी अगर कोई देश विकास कर रहा है तो उसमें जनसंख्या का विशेष महत्व होता है, योगदान होता है। और यदि जो है जनसंख्या संतुलित हो तो देश के विकास में सहायक होती है। लेकिन जब जनसंख्या बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ती है तो कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। हालांकि यह जो है समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन कहते हैं ना कि अति का कोई चीज़ जो है अच्छा नहीं होता। तो अगर अधिक जनसंख्या हो जाती है तो वो भी समाज के सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है और कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। भारत जो है विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है
और भारत में जो जनसंख्या इतनी अधिक है उसके कई कारण हैं, जैसे कि यहाँ पे भारत में लंबे समय तक जन्म दर अधिक रही है, जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। मृत्यु दर में कमी है भारत में, यानी चिकित्सा सुविधा और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास में मृत्यु कम हो गई है और जिससे जनसंख्या बढ़ रही है। साथ ही अशिक्षा के कारण लोग परिवार नियोजन के प्रति जागरूक नहीं हैं और बाल विवाह, कुछ क्षेत्रों में कम उम्र में विवाह होने के कारण भी जनसंख्या जो है बढ़। इसके बाद देखिए, जो जनसंख्या बढ़ रही है इससे क्या समस्याएं हो रही हैं। तो जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है, यानी जनसंख्या अधिक होने से रोजगार के अवसर कम पड़ रहे हैं लोगों को। साथ ही आवास की समस्या, बढ़ती जनसंख्या कारण रहने के लिए पर्याप्त घर नहीं मिल पा रहा है लोगों को और गरीबी देखने को मिल रही है। जनसंख्या के कारण संसाधनों पर दबाव पड़ता है और गरीबी बढ़ती है। इसी के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण, अधिक जनसंख्या से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आगे देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं, यानी किस तरह से हम जनसंख्या जो बढ़ रही है इसको रोक सकते हैं। इसके लिए हमें परिवार नियोजन को बढ़ावा देना होगा, शिक्षा का से अधिक प्रचार प्रसार करना होगा और महिलाओं को जागरूक बनाना होगा। साथ ही विवाह की न्यूनतम आयु का पालन करना होगा। तो इन सभी चीज़ों से जो है जनसंख्या को नियंत्रण जनसंख्या पे किया जा सकता है। और इसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना होगा कि जनसंख्या वृद्धि भारत के विकास के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन गई है और यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो देश के आर्थिक सामाजिक विकास को गति मिल सकती है। अगर हम जनसंख्या को नियंत्रित कर लें तो भारत जो है और भी तेज़ी से सामाजिक और आर्थिक विकास करेगा और जनसंख्या वृद्धि के विकास के लिए जो है सबसे बड़ी चुनौती है। इसी के साथ ही प्रश्न नंबर 9 आ चुका है कि भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के कारणों की व्याख्या कीजिए। भारतीय समाज में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, किन कारणों से समाज में हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसके उत्तर को। सबसे पहले आपको इंट्रो देना होगा, परिचय। तो भारतीय जो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है कि समाज की संरचना, संस्था और जीवन शैली में होने वाला परिवर्तन को ही हम कहेंगे सामाजिक परिवर्तन। यदि भारत की जो भी संरचना है देश की और जो भी संस्था है, लोगों की जीवन शैली है, अगर इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलता है, कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है तो यही कहलाता है सामाजिक परिवर्तन। भारतीय समाज में समय समय पर विभिन्न कारणों से सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, यानी भारतीय समाज में जो है कुछ प्रमुख कारण से हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण होता है कि शिक्षा का प्रसार। शिक्षा के विकास से लोगों की सोच में बदलाव आया है और समाज में प्रगति हुई है, इसलिए हमारे समाज में परिवर्तन देखने को मिला है। इसी के कारण समाज में जो और भी ज़्यादा हमें बदलाव देखने को मिलते हैं वो औद्योगिकीकरण के कारण, यानी औद्योगिक विकास से लोगों के रोजगार और जीवन शैली में भी परिवर्तन आता है। यानी जब उद्योग बढ़ेंगे जिससे लोगों के जीवन में अधिक से अधिक रोजगार आएंगे और जीवन शैली में परिवर्तन होगा। अगर अच्छा पैसा लोग कमाएंगे तभी उनकी जीवन शैली में परिवर्तन होगा। इससे क्या होता है, समाज में भी परिवर्तन आता है। इसी के साथ ही तीसरा है नगरीकरण से भी समाज में परिवर्तन आता है, यानी गाँव से शहरों की ओर लोगों का पलायन से सामाजिक जीवन में बदलाव आता है। और विज्ञान और तकनीकी, कई तकनीकी संचार के माध्यम से विकास से समाज में भी तेजी से परिवर्तन हुआ है। इसी के साथ ही सामाजिक आंदोलन हो गया। सामाजिक सुधार आंदोलन ने समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा दिया है। जितने भी समाज में आंदोलन किए जाते हैं इससे समाज में समानता आती है, न्याय आते हैं और समाज में परिवर्तन होता है। और सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव ये पड़ता है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है, शिक्षा का विस्तार हो रहा है, सामाजिक समानता में वृद्धि हो रही है। इस तरह से निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि शिक्षा, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण, विज्ञान के विकास के कारण भारतीय समाज में निरंतर सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। तो इसी के साथ ही जो है समाज स्थिर नहीं रहता बल्कि समय के साथ उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। और सामाजिक परिवर्तन के यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि किस तरह से समाज में परिवर्तन हो रहे हैं। शिक्षा का प्रसार हो रहा है पहले की अपेक्षा, औद्योगिक विकास भी हो रहा है, तकनीक में प्रगति भी हो रही है, महिलाओं की स्थिति में भी सुधार देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से भारतीय समाज में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, ये उनके उदाहरण है।
इसी के साथ ही सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जब देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है और संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाती है तो इसी को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। इसके कारण है यहाँ पे दिए ही गए हैं, ये क्वेश्चन आपने देखा ही था। तो ये सभी थे आपके कंप्लीट सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर से करें। मिलते हैं अगली क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की क्लासेस के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट जो है चैनल पर बनी हुई है, चेक कर सकते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए किसी भी डाउट के लिए कमेंट करना ना भूलें।